रेडी स्टार्ट। न्यायिक सक्रियता के तहत जनहित से जुड़े मामलों का क्षेत्र, प्रक्रिया, लक्ष्य आदि व्यक्तिगत हित विवादों से बिल्कुल भिन्न है। यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देने का एक प्रभावी उपाय है। ऐसे तमाम मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया और पीड़ित पक्ष को उसका हक दिलाया, जो समाज के दबे कुचले वर्ग से जुड़े थे। इनमें 1982 में एशियाड वर्कर्स का मामला, 1982 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस जैसे कई विवादों में उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाही करते हुए प्रभावित लोगों को आवश्यक राहतें देने का प्रयास किया है। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या संबंधी फैसले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल है। जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों पर अधिकार भी शामिल है। न्यायालय के इस फैसले से चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार में संक्रमण मुक्त जल और वायु भी शामिल है, ताकि व्यक्ति जीवन का पूरा सुख उठा सके। न्यायालय ने इस संबंध में समय समय पर ऐसे कई आदेश दिए जिससे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को या तो बंद करना पड़ा या उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था की। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र के अतिक्रमण की आलोचना भी अक्सर हुई है। आलोचकों का कहना है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों को हड़प रही है। इस तरह का हस्तक्षेप शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन को समाप्त कर देगा, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग के स्थान पर निरंतर टकराव और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खास तौर पर आलोचकों को सबसे ज़्यादा आपत्ति न्यायपालिका द्वारा विधानमंडल के कार्यों में हस्तक्षेप से है। इनके अनुसार विधानमंडल, जो जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है, की अपेक्षा न्यायालय के कुछ एक सदस्य जनहित को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। जनहित विवादों के नाम पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप दैनिक प्रशासन में निरंतर बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह होती जा रही है कि इस तरह के मामले उपहासास्पद बनकर रह गए हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें न्यायालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा।
चाहे वह न्यायालय द्वारा पार्किंग स्थल के बारे में सरकार को निर्देश जारी करना हो या फिर किसी मरीज की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो। ये मामले ऐसे नहीं हो सकते जिनमें न्यायालय रोज रोज हस्तक्षेप करे। हाल के दिनों में जिस प्रकार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप कर रहा है, वह भी न्यायिक सक्रियता के ऋणात्मक पक्ष को ही दर्शाता है। यहाँ तक कि झारखंड विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को बहुमत साबित करने की डेडलाइन जारी करने पर तो लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी खुलकर आलोचना की और इसे विधायिका के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया। पहला, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव का एक और प्रसंग तब सामने आया जब दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत सुपर प्लानिंग कमीशन की तरह काम नहीं कर सकती। इसके पहले वन विभाग की विशेषज्ञ समिति के सदस्य नियुक्त करने के अधिकार को लेकर भी लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों के बीच टकराव दिखाई दिया था। इसके अलावा लगातार विधायिका में भी अदालतों की अतिसक्रियता को लेकर असहमति दिखाई दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी न्यायपालिका की भूमिका पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। यह दिख रहा है कि पिछले लंबे वक्त से अदालतें उन क्षेत्रों में दखल दे रही हैं जो आमतौर पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं। संविधान की नवीं अनुसूची और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर अदालत के रवैये से विधायिका नाखुश है। लगातार यही है कि लोकतंत्र के इन स्तंभों के बीच यह टकराव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस समस्या का अंत क्या है। पहला, हमारे संविधान में तीनों स्तंभों के काम स्पष्टतया रेखांकित किए गए हैं, फिर भी व्यावहारिक धरातल पर कहीं ना कहीं कुछ धुंधले इलाके तो हमेशा ही बने रहेंगे, जिनकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाएगी। धीरे धीरे नई परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ चीज़ें ज़्यादा साफ होंगी, फिर भी पूरी तरह यांत्रिक ढंग से कार्य विभाजन शायद कभी संभव नहीं होगा। ऐसे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इस टकराव का रचनात्मक पक्ष देखा जाए और इससे एक ज़्यादा बेहतर लोकतंत्र के बनने के रास्ते ढूंढे जाएं। अगर यह टकराव सीमा में रहे तो निश्चय ही सबके लिए ज़्यादा कार्यकुशल और चुस्त बने रहने की गुंजाइश बनाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र के
सभी स्तंभ कहीं ना कहीं जनता की ज़रूरतों और आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में अक्सर जनता दूसरे स्तंभ की शरण लेती है। स्टॉप।